निर्लज्ज मोदी राज। ये मोदी राज कई मायनों में निर्लज्ज हो गया है और अब इस राज को निर्लज्ज बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यक्ति के रूप में निर्लज्ज बोलना शायद गलत होता और कुछ सवाल पैदा होते, इसलिए मैंने व्यक्ति के नाम से नहीं, प्रधानमंत्री के नाम से नहीं, पूरे शासन व्यवस्था के नाम से ये बात कहने की एक कोशिश की है कि निर्लज्ज मोदी राज है। क्यों निर्लज्ज मोदी राज है, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है। हमें आशा है, उम्मीद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं देश की जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिक विश्लेषक मीनू जैन जी। आपका बहुत स्वागत है मीनू जी। हम आप तक आने से पहले थोड़ा विषय को हम दर्शकों के बीच रखना चाहते हैं कि क्यों हम निर्लज्ज मोदी राज पर बात कर रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के राज में एक से बढ़कर एक घटनाएं होती रही और कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस पर सामने आकर बोलना उचित नहीं समझा। माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है, बोलना भी जरूरी नहीं समझा। ये आज हम क्यों मुद्दा उठा रहे हैं, स्पष्ट है। कर्नाटक से जुड़ा मसला है। कर्नाटक में हासन लोकसभा सीट, जहां 26 अप्रैल को मतदान हुए, वहां पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के बेटे और पोते, और खास तौर से पोते, दोनों के खिलाफ एफआईआर है, लेकिन पोता प्रज्वल रेवन्ना फरार हैं। इन दोनों ने प्रज्वल रेवन्ना खास तौर से, और दोनों के बारे में सीडी है और सेक्स विजुअल्स वाले सीडी हैं, यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियोस हैं, और इन्होंने सबके साथ दुराचार किया है, यौन शोषण किया है, लंबे समय तक किया है। 2700 से ज्यादा वीडियोस हैं। आप समझ सकते हैं, 2700 से ज्यादा वीडियो होना कोई मामूली बात नहीं है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। हिंदुस्तान की तो इकलौती घटना है ही। राजनीतिक नजरिए से देखें तो दुनिया की सबसे इकलौती घटना है। और अनोखी क्या बोले, अनोखा शब्द भी बेईमान गलत हो जाएगा, लेकिन ये घटना है। इस घटना में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है क्रिमिनल का बचाव। क्राइम तो क्रिमिनल करता है, लेकिन उस क्रिमिनल को जब समाज और देश अपने संविधान, अपने कानून के हिसाब से सजा देने में कामयाब होता है, तो वो समाज जागरूक कहलाता है और वो घटना फिर दोबारा नहीं होती। लेकिन हर बार की तरह इस घटना की भी पर्देदारी की कोशिश की जा रही है, इसके बावजूद कि वहां कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार वहां एफआईआर दर्ज करा रही है, जांच की पहल की है, तो सारी चीजें हैं। लेकिन जो शीर्ष स्तर पर, क्योंकि यह शीर्ष राजनीतिक मामला है, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते का मामला है, उस व्यक्ति का मामला है जो प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, वोट मांग रहा है, जिनके लिए प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। और वही तस्वीर हमने स्क्रीन पर साझा की है, आप देखिए। इसमें दाहिनी तरफ महिला के बगल में जो है युवक, वो प्रज्वल रेवन्ना है, उसके बगल में संभवतः देवगौड़ा है, और बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और नरेंद्र मोदी सीधे तौर पर, उनके भाषण है, वक्तव्य है, वो वोट मांग रहे हैं प्रज्वल रेवन्ना के लिए। सवाल यह है कि एक बलात्कारी, यौन कुंठित आदमी, यौन शोषण का आरोपी, जो लगातार इस मामले का खुलासा हुआ है, हम ये डाउट देने को तैयार हैं कि जब वो वोट मांग रहे थे, तब शायद इस बात का खुलासा न हुआ हो। लेकिन फिर भी हम ये डाउट कैसे दे सकते हैं? आज मैं आपको एक बाइट भी सुनाऊंगा। प्रियंका गांधी पूछ रही हैं, मैं अपनी बेटी से मिलने विदेश जाता हूं, तो इन लोगों को पता होता है और मास मीडिया में ये कहते हैं कि प्रियंका गांधी विदेश चली।
हमारी जासूसी की जाती है, तो क्या इस बलात्कारी, यौन शोषण के दुराचारी ऐसे व्यक्ति का देश छोड़कर विदेश चला जाना और देश में रह करके भी वो घटना को लगातार अंजाम दे रहा है, इस बात का पता देश के गृह मंत्रालय को, प्रधानमंत्री को नहीं चलेगा, विश्वास नहीं होता। और इसके बावजूद आप उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहे हैं, सरेआम वोट मांग रहे हैं। और चलिए मान लिया कि आप उस बात को जान के भी नजरअंदाज कर रहे थे, लेकिन आज दुनिया के सामने सच आ गया है। आपको आपसे देश अपेक्षा तो करता ही है कि बोले कि हमसे गलती हो गई, हमने उस व्यक्ति के लिए वोट मांगा जिसको जेल में होना चाहिए था, जिसको सजा दी जानी चाहिए थी, हमने उसके लिए वोट मांगा। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ये अपेक्षा वैसे निराधार है। इसलिए निराधार है कि ये उन्होंने कभी भी इन अपेक्षाओं की परवाह ही नहीं की है। आप याद कीजिए हाथरस का कांड, हाथरस के केस में कोई छोटा मोटा केस नहीं था। महिला के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कारी के पिता को थाना में ले जाया गया, पीटा गया, मारा गया, और उसके बाद में मृत्यु पूर्व बयान भी लड़की ने दिया कि उसके साथ कैसे बलात्कार हुआ। तो जो उस समय डीआईजी थे उन्होंने कहा कि वो टेक्निकल सवाल उठाया और कहा कि बलात्कार नहीं हुआ है, और मृत्यु पूर्व बयान को भी उन्होंने नकार दिया। फिर क्या हुआ, सिर्फ बलात्कार की घटना नहीं थी। उसके बाद जब वो दिल्ली से लौट के आ रही थी इलाज के बाद, रात के समय में केरोसिन छिड़क करके जला दिया गया कि परिवार तक को लाश देखने नहीं दिया गया, और इस बहाने उस दौरान रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को यूएपीए लगा करके जेल में बंद किया गया, और उसके साथ भी जुल्म हुआ, सब सामने है। लेकिन हाथरस की बेटी को न्याय नहीं मिला, उसके परिवार को न्याय नहीं मिला, और पूरा महकमा चुप रहा। इसलिए निर्लज्ज मोदी राज मैं कह रहा हूं, यह निर्लज्ज मोदी राज। उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक शब्द बोलने की हिमाकत नहीं की। आप कितनी घटना लेंगे, लखीमपुर खीरी, भाई गृह राज्य मंत्री का बेटा गाड़ी से किसानों को कुचल देता है, और जानबूझकर कुचलता है, पूरी दुनिया देखती है, लेकिन उसको बचाने की कोशिश की जाती है, अदालत इंटरवीन करता है, तब थोड़ी जांच आगे बढ़ती है, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। उस मामले पर भी प्रधानमंत्री ने कभी चुप्पी नहीं तोड़ी, नहीं अपने सहयोगी से इस्तीफा लिया। आप बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, बृजभूषण शरण सिंह के बारे में देश की महिला पहलवानों ने खुलेआम कहा कि इसने हमारा यौन उत्पीड़न और यौन शोषण किया है, लेकिन उस बारे में भी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार और उनकी पार्टी बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी रही, पीड़िता के साथ खड़ी नजर नहीं आई। ये सरकार हमेशा जुल्म करने वालों के साथ खड़ी आती है, ये हमने देखा है। चाहे बिल्किस बानो के मामले में सजा पा चुके लोग हों, उनको जेल से छुड़ाने के लिए ये बेचैन थे। भाई 75 साल देश की आजादी का हुआ, तो क्या बलात्कारियों की आजादी को आजाद कर दोगे क्या? हत्यारे को आजाद कर दोगे क्या? यह है हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम और सेनानियों का सम्मान कि आजादी के अमृत काल में बिल्किस बानो के हत्यारों और बलात्कारियों को आपने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर छोड़ दिया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का भला हो कि उसने दोबारा उसको अंदर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दुनिया के सामने हमारी निर्लज्जता को थोड़ा सा आवरण दिया, लेकिन वरना ये मोदी राज निर्लज्जता में कहीं पीछे नहीं है। मणिपुर की घटना को कौन भुला सकता है? कौन भुला सकता है मणिपुर की घटना को, जहां नग्न परेड हुआ महिलाओं का, और ऐसी चीजें हुई जिसका विवरण हम नहीं दे सकते, कोई भी सभ्य आदमी विवरण नहीं दे सकता। उससे बस उस घटना को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन उस पर भी नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी जुबान नहीं खोली जुबान। ये हालात बने हुए हैं। और आज जब हासन में जो प्रज्वल रेवन्ना ने जिस तरीके से उसके वीडियो सामने आए हैं, 2700 से ज्यादा सेक्स विजुअल्स, और वो देश से फरार हो गया। एक मोदी सरकार ने उसको फरार कराया है, वरना तो पुलिस खोज रही है, वो रातों रात कैसे जर्मनी फरार हो जाएगा, ये सवाल उठता है। तो आप यहां भी
गलत के साथ खड़े हैं। मोदी सरकार गलत के साथ खड़ी है, बलात्कारियों के साथ खड़ी है, हत्यारों के साथ खड़ी है, उनको और जुल्म करने वालों के साथ खड़ी है। इसलिए हम इसको निर्लज्ज सरकार कह रहे हैं। और इस पर कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, हम एक बाइट हम जरूर सुनाना चाहते हैं प्रियंका गांधी की। लेकिन पहले मैं मीनू जैन जी आपके पास आना चाहता हूं, स्वागत करते हुए। जेपी सिंह साहब, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मीनू जैन जी, ये इन घटनाओं ने, तमाम घटनाओं की सीरीज ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले, वीमेन लेड डेवलपमेंट का नारा देने वाले, ये छद्म नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की पोल खुल गई है। जी मोदी, ये मीनू जी। जी प्रेम कुमार जी, ये नरेंद्र मोदी जी जिस विचारधारा से आते हैं, संघ की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा, वो अपने मूल में ही स्त्री विरोधी विचारधारा है। तो आप मोदी जी ऊपर से मुलम्मा चढ़ा ले भले ही कितना, लेकिन अंदर से वो एक स्त्री विरोधी चरित्र के स्वामी हैं। वो उनके निजी जिंदगी से भी साफ साफ परिलक्षित होता है कि स्त्री के प्रति उनकी स्त्री सम्मान के प्रति उनका क्या रवैया है मोदी जी का। आप ये देख लीजिए, आप देख लीजिए ना कि आपने बताया अभी मणिपुर से लेके आपको ब्रजभूषण शरण सिंह इनके बगल में बैठा हुआ है। मणिपुर के अपराधियों का कुछ कोई पता नहीं कि उनको क्या सजा हुई, क्या उनका ट्रायल चल रहा है, वहां उसी तरीके से लड़ाई चल रही है। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कब हो जाएगा किसी को मालूम नहीं है। जो इनके जिस तरह की इनकी दबंगई चल रही है, उस हिसाब से तो ब्रजभूषण शरण सिंह को कभी भी टिकट मिल सकता है। ब्रजभूषण शरण सिंह वही व्यक्ति है जिसने महिला पहलवानों का यौन शोषण किया, एक बार नहीं अनेक बार किया। लड़कियों ने रो रो के गुहार लगाई, उनको सड़क पे घसीटा गया उसके बदले। ये उन्होंने स्त्री सम्मान की, ये कहते हैं हम स्त्री शक्ति वंदन का बिल लाएंगे। स्त्री शक्ति वंदन का बिल, मतलब बातें तो ऐसी करते हैं लच्छेदार कि आपको लगे कि पता नहीं यही सबसे बड़े स्त्री अधिकारों के और स्त्री अस्मिता के पूरक पैदा हुए हैं पोषक। लेकिन इनके लिए कोई स्त्री में फर्क है और बलात्कारी में फर्क है। आप प्रेम जी, अगर यही बलात्कारी हिंदू समुदाय से इतर किसी और समुदाय का होता तो आज सारा चुनाव पलट गया होता। बीजेपी का आईटी सेल, मोदी समेत पूरी भाजपा की ब्रिगेड, मतलब क्या नहीं हुआ होता इस देश के अंदर अगर कोई किसी और समुदाय का ये बलात्कारी, ये रेवन्ना की जगह किसी और समुदाय का, हिंदू समुदाय का ना होता तो आप समझ लेते कि क्या होता। इनके लिए केवल एक संदेश खाली ही चिंता का विषय है। उसके ऊपर तो सब बोले, मोदी भी बोले, रेखा आर्य भी बोली, जो चुनाव आयोग महिला आयोग की अध्यक्ष है, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, और केंद्रीय मंत्री भी बोली, महिला कल्याण मंत्री। देखिए, संदेश खाली में जो हुआ उसकी लाख मजम्मत करते हैं हम, बिल्कुल गलत हुआ वो जो भी हुआ। और सही है कि बलात्कारी को, तथाकथित बलात्कारी को अरेस्ट किया गया, लेकिन जितनी तेजी एनआईए ने वहां पहुंचने में दिखाई, उतनी तेजी एनआईए ने रेवन्ना के पकड़ने में क्यों नहीं दिखाई। देखिए, जो खबरें आ रही हैं कर्नाटका से, उसमें बताया जा रहा है कि पहले से पता था, प्रदेश अध्यक्ष को भी पता था, और ऊपर पार्टी हाई कमांड को ये खबरें पहुंचाई गई थी कि इस व्यक्ति की इस तरह की सीडीज जारी है। ये बताया जा रहा है कि कर्नाटका में आम बसेस में और आम ऑटो रिक्शा वगैरह में छोड़ दी गई थी पेन ड्राइव्स देखने के लिए लोगों को। मतलब जिन लोगों ने इस बात को बाहर लाए, उन्होंने इसकी पेन ड्राइव बना के और बांटी है। आप बात करें, और वो रेवन्ना वहां जाके बात कर रहा है कि ये मॉफ्ड है, इनमें छेड़छाड़ करके बनाई गई है। अरे भाई, जो मॉफ्ड है तो भागा क्यों? तेरी तो बहुत अच्छी बचाव का साधन था तेरे पास। तो मतलब इस तरीके के यौन विकृत यौन मानसिकता, परवर्टेड, जिनकी सेक्सुअली परवर्टेड लोग हैं, वो बीजेपी के अंदर भरे पड़े हैं। हमेशा हर चौथे महीने, तीसरे महीने एक नई बात आ जाती है। इसमें सोचने वाली बात और अफसोसनाक बात यह है कि सब कुछ पता होते स्वाते भी प्रधानमंत्री उसकी रैली संबोधित करने गए और वहां रेवन्ना को वोट देने के लिए कह रहे हैं कि अगर रेवन्ना को वोट दोगे तो मोदी के हाथ मजबूत करोगे। मतलब मोदी क्या खुद को रेवन्ना की कैटेगरी में रख रहे हैं क्या, कि क्या जो रेवन्ना है वही मोदी को भी माना जाए क्या? तो ये किस तरीके का भाषण मोदी जी दे रहे थे। और बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है सत्ताधारी दल की तरफ से, कोई बोल नहीं रहा है। उसके चाचा ने तो ये कह दिया कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मोदी जी का रिश्ता अभी भी जुड़ा हुआ है उसके साथ।
शाहजी का रिश्ता अभी तक जुड़ा हुआ है, स्मृति ईरानी का अभी तक जुड़ा हुआ है, रेखा शर्मा का अभी तक जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। कोई तो बोले, राष्ट्रपति तो बोले, आगे आए। चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग ने अभी तक उसमें, अगर उसमें बच्चियां भी है, नाबालिग बच्चियां, तो पॉक्सो एक्ट लगता है, एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थी अभी तक। तो इसमें जो है, आपने पब्लिक को बेवकूफ बना रखा है कि आप चाहे जो भी करें और करके निकल जाएंगे। लेकिन ये जो रेवन्ना जो जर्मनी गया है, वो जो आपने बताया कि भाई एयरपोर्ट्स तो आपके हैं, कैसे उड़ गया वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से? जाने कैसे दिया? निकला वो यहाँ से, और क्योंकि आपको पता था कि इसके कर्म ऐसे हैं और ये कभी ना कभी खुलने वाली है बात, तो और खुल ही चुकी थी, उन्होंने उसको पहले ही भगा दिया। और इसमें थोड़ी सुस्ती मैं कर्नाटक कांग्रेस सरकार की भी कहूंगी, क्यों नहीं उस चीज को उसी वक्त एफआईआर दर्ज करवाई, चुनाव से पहले करवाते हैं एफआईआर दर्ज। अरेस्ट होना चाहिए था ऐसा व्यक्ति। मतलब किसको बोलते हैं 3000, और आप हिम्मत देखिए उस व्यक्ति की जो वीडियो बनाता था, उसका कितना परवर्टेड दिमाग है उसका, इसके दिमाग में कितनी ज्यादा यौन विकृति है, मानसिक रूप से, घनघोर रूप से बीमार व्यक्ति है वो, घनघोर रूप से। ऐसा व्यक्ति सांसद बना बैठा था इस देश में। शर्म से डूब मरना चाहिए मोदी सरकार को, और मोदी जी को उल्टे मोदी जी माफी मांगे कि मेरी गलती हुई कि मैं ऐसे व्यक्ति का चुनाव प्रचार करने गया था। लेकिन इनको कोई शर्म नहीं है, जो इन्होंने लोकतंत्र का जनाजा निकाल रखा है। आज इंदौर में भी निकला है लोकतंत्र का जनाजा, उस पर बात करिएगा जरूर। मीनू जी, एलआर भारती जी लिख रहे हैं कि देवगौड़ा के बीजेपी के साथ जाने का कारण यही हो सकता है। बहुत गंभीर बात है, क्योंकि ये जानकारी छिपती नहीं है गृह मंत्रालय से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री का परिवार तो ऐसे ही इंफॉर्मेशन के दायरे में रहता है, तो वो क्या करते नहीं करते सब पता रहता है गृह मंत्रालय को। तो ये कमजोर नस जो है पकड़ करके ही ये करते हैं गठजोड़, और जेडीएस के साथ में गठजोड़ की ये बड़ी वजह हो सकती है। जी मीनू जी, अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं सिंह साहब के पास आऊं। जी, मेरी बात लगभग कंप्लीट हो गई है, क्योंकि मोदी को माफी मांगनी चाहिए, जो उन्होंने रेवन्ना के पक्ष में वोट मांगे और कहा कि इसको दिया गया वोट मुझे मजबूत करता है, उनको वापस लेना चाहिए पब्लिकली अपने इन शब्दों को। लेकिन नहीं लेंगे वो, मुझे मुश्किल ही लगता है, क्योंकि वो तो बड़े ढिठाई और बेशर्मी है इस बात में। लेकिन हाँ, ये है कि और आइंदा वो स्त्री शक्ति बंधन और इस तरह की बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे जुमले ना फेंके तो बहुत अच्छा होगा। और ये देखिए, ये एक के बाद एक इनकी पोल खुलती जा रही है कि अंदर क्या गंद भरा हुआ है। जी, मैं एक ट्वीट लेकर आता हूं। ये ट्वीट प्रशांत भूषण जी ने लिखा है। भारत का सबसे बड़ा सेक्स और बलात्कार कांड, इंडियाज बिगेस्ट सेक्स एंड रेप स्कैंडल। मोदी जी के परिवार के सदस्य और पूर्व प्रधानमंत्री देवगौड़ा के पौत्र का भाजपा और मोदी को सब पता होने के बाद भी उसको टिकट दिया गया और मोदी उसके प्रचार के लिए भी निकले। कहां है स्मृति ईरानी और गोदी मीडिया? ये सवाल प्रशांत भूषण उठा रहे हैं। अब मैं आना चाहता हूं अपने जेपी सिंह साहब के साथ सामने। जेपी सिंह साहब, आप तो कानून के जानकार हैं, और देखिए कौन मानता है? देखिए सर, डर काहे का? देखिए, आप उस सरकार से नैतिकता की आशा करते हैं जिस सरकार का गठन ही अनैतिक ढंग से हुआ है, जिस सरकार के गृह मंत्री आपराधिक मामले में, राजनीतिक मामले में नहीं, यहां इस बात पर गौर कीजिए, राजनीतिक मामला एक दूसरा होता है और आपराधिक मामला एक दूसरा होता है। आपराधिक मामले में गुजरात से गुजरात बदर किए गए थे। आपराधिक मामले में जिस गृह मंत्री के ऊपर सीबीआई ने लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट में दिया था कि एक एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते हैं, और सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति जिनकी बाद में कथित मुठभेड़ों में हत्या हुई, वो लोग इनके गुर्गे थे जो इनके बिहाफ में जो एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे। ये सब सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में, जेपी सिंह नहीं कह रहे हैं जी। इस तरह जहां प्रधानमंत्री उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनकी हत्या ही करने को एक लेडी आ रही थी,
एनीवे उसका मुठभेड़ का भी तमाम कोर्स है। और ये प्रदेश बदर वो गृह मंत्री हैं, वो उस पुलिस के मंत्री हैं जो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। जो बाबा लोग हैं राम रहीम, जो सेक्स स्कैंडल में आपके क्या कहते हैं बधिया पुरुषों को जो है क्या कहते हैं बधिया बनाने में, हत्या में जो जेल में है, जिनको आजीवन कारावास की सजा हुई है, उनको जो है हर चुनाव के पहले हरियाणा में जो है पैरोल देके लिए जो है रिहा किया जाता था। इस बार जो है उसको लेके मामला वो हो गया है, फंस गया है, काफी सब सवाल उठ गया और इस वजह से इस बार अभी लोकसभा चुनाव के पहले उनको नहीं रिहा कराया गया, जो मोटिवेट करते हैं लोगों को बीजेपी के पक्ष में वोट देने के लिए। तीसरे आसाराम, जिनके साथ प्रधानमंत्री जी खड़े होकर मंच पर, वो उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, और जिनको छुड़ाने के लिए जो सबसे बड़े फायर ब्रांड नेता जो है मोदी जी के हैं, जो मोदी जी की भी आलोचना करते रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी वकील के रूप में कोर्ट तक में पेश हुए आसाराम। तो जो ऐसे लोगों को जो लोग संरक्षण देते हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है रमन्ना के जो है मतलब सेक्स स्कैंडल से। रमन्ना बीजेपी के मेंबर नहीं है, वो आपके एचडी देवगौड़ा के पौत्र हैं और एचडी देवगौड़ा की खानदानी पार्टी के सदस्य हैं। हालांकि क्रिटिसिज्म देखते हुए एचडी देवगौड़ा की पार्टी ने उनको निलंबित कर दिया है। सर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो रेवन्ना है सांसद है, जेडीएस का उम्मीदवार है, एनडीए के उम्मीदवार हैं, बीजेपी और जेडीएस के साझा उम्मीदवार हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट मांग रहे हैं, वोट देने की अपील कर रहे हैं। वहां बीजेपी इनसे लड़ नहीं रही है, बीजेपी इनके लिए वोट मांग रही है। हम मालूम है हमको, मैं उसका विरोधी नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि ये एक प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र हैं, एक पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के बड़े पुत्र के पुत्र हैं। तो अब इतना सब जो है बैकग्राउंड इनका है और इन्होंने मान लिया बीजेपी से समझौता कर लिया है। बीजेपी उनके लिए, और इस समय स्थिति ये है कि बीजेपी एक एक सीट के लिए तरस रही है। तो उसमें चाहे कोई बलात्कारी को टिकट मिला हो, चाहे किसी को मिला हो, और बीजेपी की तो ये परंपरा है। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि अजीत पवार की बीबी को क्लीन चिट मिल गई दुनिया भर के घोटाले में, अजीत पवार को क्लीन चिट मिल गई। तो ये केवल आर्थिक क्षेत्र की क्लीन चिट नहीं देते, ये इस तरह के सब बलात्कार और आपराधिक मामलों के भी देते हैं। वरना गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते, वो कोई और मंत्री हो सकते थे, गृह मंत्री नहीं होते। उसी पुलिस के मंत्री जिस पुलिस ने उनको जो है क्या कहते हैं मतलब जिसके रिपोर्ट पर इनको जिला बदर, क्यों जिला बदर तो मामूली लोग होते हैं, ये प्रदेश बदर हुए थे, ये प्रदेश बदर हुए थे जो है अमित शाह, वो उनके गृह मंत्री हैं। इनसे आप उसकी आशा रखते हैं। अभी भी जो है वो क्या कहते हैं, अगर गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा कि एक महिला का किस तरह पीछा जो है क्या कहते हैं मोदी जी के इशारे पर जो है वहां गुजरात में किया गया था। और लोग भूल गए होंगे, मैं पत्रकारिता के नाते उसको कभी भूल नहीं पाया। ये एक मुख्यमंत्री पीछा करा और अपनी पत्नी को छोड़ रखा हो। तो सवाल इस बात का है कि जो पूरी सरकार का चरित्र ही चाल चरित्र चेहरा ऐसा है, उससे आप किस तरह की आशा रखते हैं। किसी विरोधी पार्टी का तो नेता अब तक कोई होमोसेक्सुअलिटी में जो है राजनीति से बाहर नहीं हुआ। इनके तो मध्य प्रदेश में कई नेता हो गए। आपके इनके संजय जोशी, जिनकी सेक्स सीडी बाजार में घूम रही थी, संजय जोशी का राजनीतिक जो है कि हत्या हो गई, दोबारा भी उनको स्थापित करने की कोशिश हुई लेकिन नहीं हुई। इनकी तो पूरी पार्टी, पूरा आरएसएस सब इसी तरह के मामलों से जो है मतलब क्या कहते हैं भरा पड़ा है। और जो लोग इनके बड़े बड़े नेता हैं, अगर वो कहीं पब्लिक सेक्टर क्षेत्र में हो तो केवल जहां वो काम करते हैं जिस क्षेत्र में, वहीं के लोगों का आप सर्वे करा के देख लीजिए। जो बात हम मुंह से कह नहीं सकते वो सब सामने आ जाएगी आपके। तो इनके उस सब चाल चरित्र चेहरे में जिनको गलतफहमी हो उनको गलतफहमी हो, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। ये नितांत गंदे और आपके क्या कहते हैं वो है, और इस सारी चीजों के संवाहक हैं। आपसे बता रहे, ये उसके विरोधी नहीं है। आपने जिनका नाम नहीं लिया, नहीं आपने उन्नाव कांड में सेंगर का नाम आपने नहीं लिया। उन्नाव कांड में सेगर को भी जो है कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण जो है वो होना पड़ा, वरना उसको बचाने की पूरी कोशिश हुई। स्वामी चिन्मयानंद का आपने नाम नहीं लिया। हाँ जी, जिनको जो है मतलब बचाने की कोशिश हुई। और लोगों के भी बड़े बड़े स्कैंडल हैं जो इनके जो है माइट इज राइट के कारपेट के नीचे छपे हुए हैं। क्योंकि अगर उनके बारे में एक शब्द आप बोलेंगे
तो जो है वो ईडी उडी नहीं आएगी, पुलिस ही फर्जी मामले में आपको ले जाके अंदर कर देगी, आप प्रकार चर्चा ही नहीं होगी उसकी आप। जी मैं थोड़ा प्रियंका गांधी के स्टेटमेंट को सुनाना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बहुत जेन्यून तरीके से सवाल पूछा है, जिसको राजनीति में कहती है राजनीतिक हमला करना, राजनीतिक निशाना साधना, लेकिन ये सवाल आम जनता की ओर से है, बहुत जेन्यून सवाल है, हम आपके सामने रखते हैं। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री आकर आपको सिर्फ इधर उधर की बातें बताते हैं। आजकल मेरी बहनों की बातें करते हैं, आपके मंगलसूत्र की बातें करते हैं, आपके गहनों की बातें करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूं कि ये कहां थे जब हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ अत्याचार हुआ? कहां थे ये लोग जब हाथरस और उन्नाव में महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ और उन महिलाओं को जला दिया गया? तो मोदी जी ने किसके पक्ष में बोले? क्या महिलाओं के पक्ष में बोले? क्या मोदी जी की सरकार ने उन अपराधियों की रक्षा की? मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि आज कर्नाटक में एक बहुत बड़ी बात निकली है कि उनके साथ जो मंच पे खड़े थे, जिनके लिए मोदी जी ने वोट मांगा, उन्होंने हजारों महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, हजारों महिलाओं के साथ। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी क्या कहते हैं इसके बारे में? क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री इसके बारे में? हमारे गृह मंत्री क्या कहते हैं इसके बारे में? कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। हम कैसे यकीन कर सकते हैं इस बात पर? सब चीज, हर जानकारी इनके पास जाती है। सब नेताओं पे ये ध्यान कौन कहां है, क्या कर रहा है, और इतना बड़ा अपराध करके इनके नाक के सामने कोई देश से भाग गया और ये कुछ नहीं कह रहे हैं। देखिए बहने, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे जवाबदेही मांगिए, इनसे सवाल उठाइए। इनकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए, मोदी जी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी के मंगलसूत्र के बारे में बात करें जब तक ये अपराधी वापस नहीं आएगा। ये दो टूक बात कर रही हैं प्रियंका गांधी। जब तक अपराधी वापस नहीं आएगा, जब तक रेवन्ना वापस नहीं आएगा, तब तक नरेंद्र मोदी को मंगल सूत्र मुंह से उच्चारण करने का भी अधिकार नहीं है। ये दो टूक भाषण प्रियंका गांधी का, और ये यही देश की भावना है। जितनी भी घटनाएं हो रही हैं महिलाओं के खिलाफ, उन घटनाओं में नरेंद्र मोदी चुप हैं। उनका रुख जो आरोपी पक्ष है उसके पक्ष में दिखता है। वो न्याय करते, पीड़िता को राहत देते नजर नहीं आते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है, ये बात हम कहना चाहते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं मोदी राज का निर्लज्ज तंत्र, और इस बारे में जो चर्चा अभी प्रगति पर है, चल रही है। इसमें हम एक और स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। ये देखिए, चंपई सोरेन का हम एक ट्वीट लेके आ रहे हैं, थोड़ा सा विषय बदल रहे हैं, क्योंकि निर्लज्ज तंत्र में सिर्फ महिलाओं से बलात्कार और हत्या, यौन शोषण ही की बात नहीं है। निर्लज्ज तंत्र हर क्षेत्र में, यह तंत्र निर्लज्ज है। चंपई सोरेन लिखते हैं, पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नॉमिनेशन रद्द, उसके बाद सूरत में निर्विरोध, अब इंदौर में निर्विरोध। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई।
मतलब साम दाम दंड भेद किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल झारखंड के मुख्यमंत्री उठा रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकतंत्र को किस तरीके से तहस नहस किया जा रहा है, जनता से उनका वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है कि आप डरा के धमका के कैंडिडेट खत्म करके निर्विरोध चुनवा रहे हैं। ये हालात बन गए हैं। ये भी निर्लज्ज लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी है और चुनाव आयोग की चुप्पी है। ऐसे मामले क्यों हो रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान लेता इन मामलों पर? चुनाव आयोग क्यों नहीं संज्ञान लेता इन मामलों पर? और ये सारे मामले, मैं सुरेंद्र दुबे सर आपके पास आता हूं, ये सारे मामले इसी तरीके से ओपन है और सरकार आंख मूंदे हुए है, निर्लज्ज बनी हुई है सरकार। वाकई ये सरकार रिपीट होगी तो क्या आज जब नहीं सुन रही है तो कल को सुनेगी क्या? क्या आम गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, पीड़ितों की आवाज ये सरकार सुनेगी क्या? तो हम ऐसी सरकार क्यों चुने? जी सुरेंद्र दुबे सर। देखिए, आपने एक बहुत अच्छा विषय उठाया और मुझे लगता है और कहीं मैं कई जगह आज बैठा हूँ, इस विषय को इस ढंग से शायद नहीं उठाया गया, इतनी बेबाकी के साथ। तो पहले तो हम ऐसा सब्जेक्ट चुनने के लिए आपको बधाई देते हैं। दूसरी बात यह कि आपने कहा कि निर्लज्ज, ये निर्लज्ज भी हैं, नंगे भी हैं। और निर्लज्जता मतलब पूरे तौर पर है हर काम में। अभी आपने आज ये बताया लगातार, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो कहो बहुत अच्छा बड़ा मुल्क है तो एक साथ 536 सीट पर नहीं कर सकते हैं। इनका बस चले तो सारी सीटों पर किसी को चुनाव लड़ने ही न दे। और ये आशंका मैंने जब यहाँ नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, पंचायतों के चुनाव हो रहे थे और जिसमें नामांकन दाखिल करने के लिए आ रहे प्रत्याशियों को कचहरी के बाहर ही रोक लिया जाता कि जब तुम अंदर जाके नामांकन दाखिल करोगे तभी तो जीतो हारेगा ना, हम तुमको नामांकन दाखिल ही नहीं करने देंगे। लेकिन विपक्ष उस समय इतना ताकतवर नहीं था, जानते हुए भी कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया और तमाम लोगों को गुंडे बदमाशों ने अंदर घुसने दिया और तमाम लोगों को पुलिस ने कहा नहीं साहब वो आप नहीं जा सकते, हम नहीं जा सकते। अच्छा, और उस बाकायदा वीडियो, हम कोई अंतर्यामी तो है नहीं जो हमको पता है, वो सब वीडियो लोगों ने जारी किए। वो वीडियो चुनाव अधिकारी भी देखता है, वो वीडियो देश की जनता भी देखती, वो वीडियो इस सुप्रीम कोर्ट भी देखता। अभी आपने बात की कि कोई इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता। मुझे याद आता कि साहब रामदेव पर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज भी क्या, अचानक पुलिस ने जाके उनको घेर लिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लेकर बाबा को अरेस्ट करने के लिए आप पुलिस भेज देते, काफी पुरानी बात है। और देर रात में सारा काम हुआ, हम लोग तो सब सो गए थे। सुबह जब उठे और किसी नेता का फोन आया कि भैया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपका काहे के लिए, बोले अरे आप सो गए होगे तो रात को सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया। अच्छी बात होना चाहिए, अगर उनको लगा कि भाई तब रामदेव का ये रूप सामने नहीं आया था लोगों के, तो लगा कि एक राजर्ष राज मुनि को आपने पुलिस के बल पर दबाने की कोशिश की। ये आज तो रोज हो रहा है कहीं पर। अभी मैं एक वीडियो देख रहा, पता नहीं आपने उसका उल्लेख किया कि नहीं, किस जगह का था, मैं जल्दी पूरा उसको देख नहीं पाया, जहां अफसरों ने जाकर के मतदाताओं को सीधे सीधे धमकाया कि अगर बीजेपी को तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारे घर हम बुलडोजर से गिरा देंगे। उसका भी वीडियो है और वो उन्होंने शायद पुलिस शिकायत की। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इसका संज्ञान लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चुनाव प्रक्रिया को नहीं रोक सकती,
ठीक बात, अच्छी बात, हम रोकने की बात भी नहीं कह रहे, लेकिन इस ढंग से अगर नंगई होगी और गुंडई के बन के मतलब लोकतंत्र के बजाय मतलब उच्छृंखल तंत्र, गुंडई तंत्र, अराजक तंत्र जो भी कहें, इस पर लोग ऊपर उतर आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ जजमेंट देना नहीं है, वो एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी संस्था है हमारी देश की, सबसे इम्पोर्टेंट संस्था है जिस पर संविधान ने भरोसा किया है, इसीलिए उसको एक मॉनिटरिंग वाली पोजीशन पर रखा है। उनको अगर एक सुप्रीम कोर्ट इस तरह का संज्ञान ले ले तो अक्सर बहुत ही घटिया होता है और बहुत डरपोक होता है। एक बार उसको लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर लिया, हम भी पढ़ सकते, फिर वो बिल्कुल जमीन पर आ जाएगा। ये पता है सुप्रीम कोर्ट किस बात का इंतजार कर रही है। अब का सुप्रीम कोर्ट चाहती कि पूरा लोकतंत्र जो है वो एक तरह से हाईजैक कर लिया जाए। दिस इज ऑल हाईजैकिंग ऑफ द लोकतंत्र। दुबे सर, एल.आर. भारती जी की एक प्रतिक्रिया आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी पर है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर एक महिला यौन शोषण का आरोप लगाती है। सुप्रीम कोर्ट का जज जांच करता है, बेंच का फैसला था, आरोपी भी दोषयुक्त और पीड़िता दोष मुक्त और पीड़िता भी दोष मुक्त, दोनों दोष मुक्त हो गए। तो जिनके खिलाफ जांच होनी है उन्हीं की निगरानी में कोई कमेटी जांच करे तो क्या जांच होगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी निराश किया था और आज भी वो चुप है, तो आज भी हम निराश हैं जी। नहीं, ठीक बात, मैं उसी बात पर वो गोगोई के केस का कह रहे हैं और उसमें उनको गोगोई साहब को फंसा लिया गया था और जिस महिला का उनको सबको फिर बाइज्जत सब काम भी करने दी गए क्योंकि वो तो एक गेम था पूरा। लेकिन इन प्रेजेंट सीबीआई के साथ ऐसी कोई बात नहीं। और देखिए आप देखिए प्रधानमंत्री के बाद में सबसे महत्वपूर्ण पद इस देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का मानता हूं, बल्कि कुछ मामलों में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री से ज्यादा अधिकार है। प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तलब नहीं कर सकते, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे तो प्रधानमंत्री को कोर्ट में तलब कर सकते। और ये हमने इंदिरा गांधी के खिलाफ जब केस चला था तो हुआ, जगमोहन लाल सिन्हा के सामने इंदिरा गांधी को पेश होना पड़ा, प्रधानमंत्री थी। ये बात अलग है कि उनके स्टेटस के हिसाब से वहाँ जो उनका कटघरा था उसमें कुर्सी ऊंची बनाई गई, जज से थोड़ा नीचे, वो उनको सम्मान दिया गया, बट उनको जाना पड़ा। और ये इस देश के लोकतंत्र में और लोकतंत्र क्या, जहाँ तानाशाही भी है, जब जज के सामने जाता है तो वो एक मुलजिम अपराधी के रूप में जाता है, वहां फिर वो जज से नीचे ही होता है और लोग हाथ जोड़ खड़े रहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, हो सकता है कि किसी अवसर पर संज्ञान लिया जाए। वो एक जो वीवीपैट वाली उम्मीद तो खत्म हो गई, और वो मैं पहले भी कह रहा था इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि काफी टाइम लग। लेकिन इस तरह की बातें वो तो सीधे क्या कहते हैं चुनाव आयोग को नोटिस दे पूछ सकते कि इसका एक्सप्लेन कीजिए 24 घंटे के अंदर। लेकिन देखिए जहां करना चाहा उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में करना चाहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पूरी ताकत लगा दी कि हम नहीं बता सकते। लेकिन आपने देखा अफसरशाही कैसे घुटनों पर आ गई जब उन्होंने कहा कि 48 घंटे में आपको बताना, 24 घंटे में सब बता दिए। इसका मतलब ये कोई बड़े भारी वो हिम्मती लोग नहीं है, ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं ये बिल्कुल कांचू के लोग होते हैं, कनपुरिया भाषा में कहें। इनके कोई रील की हड्डी नहीं होती। बस इनको ये पता होना चाहिए कि मालिक के हाथ में चाबुक है, और अगर पता चलेगा कि मालिक के हाथ में चाबुक नहीं है तो फिर ये शेर है। ये तो हम तो देखिए एक मेरा 50 साल का लगभग कैरियर हो गया है और हर मुख्यमंत्री हमारा दोस्त रहा है, और शायद ही कोई ऐसा मुख्यमंत्री जो मेरे घर नहीं आता रहा। मैंने देखा कि कैसे अफसर इन मुख्यमंत्रियों के यहाँ पैर छूते थे माफी, और मेरे सामने, क्योंकि अब मैं तो बैठा हूँ, अब उनको तो तुरंत क्षमा मांगनी, तो इंतजार तो नहीं करेंगे सुरेंद्र में निकल जाए तो हम क्षमा मांगे। फिर बाद में मुझे लगता था कि यार बताओ यार, इन लोगों की स्थिति भाई IAS अफसर है, अरे भाई आपकी एक कुर्सी चली जाए तो क्या होगा,
आपका वेतन मिलता रहेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, आपको महत्वहीन पर तो भेज दिया जाएगा। लेकिन वो एक ऐसी बयार चल पड़ी है धीरे धीरे, मलाईदार कुर्सी की, माल पानी खाने वाली कुर्सी की, कि बड़े बड़े अफसर बहुत ही बौने नजर आने लग गए हैं और घटिया से घटिया स्तर पर गिर करके लोकतंत्र को छत विछत करने में, हम कहेंगे, सहयोग दे रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है और ये पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात है, क्योंकि हम इस समय दुनिया में सबसे बड़े देश है और सबसे बड़े लोकतंत्र। अगर हमारा ये हाल होगा तो इसका तो पूरी दुनिया पर बुरा असर होगा। जी जी जी, मैं आना चाहता हूँ मीनू जी के पास। मीनू जी, चुनाव प्रगति पर हैं, सबको ऐसा लगता है कि पहले दूसरे चरण में विपक्ष लीड बनाए हुए है और बीजेपी का दावा है कि लीड उनकी है, लेकिन जो रुख दिख रहा है, जो हालात दिख रहे हैं, जो तरीका भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिख रहा है, इससे पता चलता है कि टेंशन है। तभी तो इंदौर में उनको वो काम करना पड़ रहा है जो सूरत में करना पड़ा था, और लगातार ये कर रहे हैं। इनका एक टारगेट भी है, हो सकता है कि कम से कम 8-10 सीट, 20 सीट, 25 सीट ऐसी निकालें जो निर्विरोध तरह से निकल जाए, एक सुरक्षित संख्या उनके पास हो जाए। लेकिन इसका जो संदेश ये है कि हम मतदाताओं को चुनने नहीं देंगे, अपना प्रतिनिधि चुनने नहीं देंगे, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो हम छीन लेंगे। क्या ये संदेश पूरे देश के मतदाता उसी अर्थ में ग्रहण कर रहे होंगे? आपको क्या लगता है? जी प्रेम कुमार जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। और इस देश में लोकतंत्र के साथ जिस कदर बलात्कार हो रहा है, इस देश में लोकतंत्र के साथ जिस तरीके से बलात्कार हो रहा है, उससे ऐसी वानगी किसी दुनिया के देश में दिखाई नहीं दी होगी आपको। ये चंडीगढ़ से शुरू हुआ था लोकतंत्र से बलात्कार होना, उसके बाद ये खजुराहो में हुआ, उसके बाद सूरत में हुआ, और उसके बाद इंदौर में बलात्कार जारी है, महिलाओं के साथ भी जारी है और लोकतंत्र के साथ भी जारी है। एक सेकंड में एक बार जोड़ दूं मीनू जी, यहाँ, ताकि उसको आप इंक्लूड कर ले। चंडीगढ़ में जिस मसीह, क्या नाम था, जो इसका विक्टिम पाया गया, उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी, जबकि उसको जेल में होना चाहिए। वो उससे भी ज्यादा शर्मनाक बात है। मतलब क्या कि तंत्र का, सत्ता का उसके साथ मिली भगत है और उनका आशीर्वाद है उसके ऊपर कि आप करिए, हमें सीट जीतनी है, चाहे वो स्थानीय निकाय में हो, चाहे विधानसभा में हो, चाहे लोकसभा में हो। देखिए प्रेम जी, जो इंदौर में हुआ आज, जो आपने कहा कि मतदाता को मतदान से वंचित करना भी एक ये इस षड्यंत्र का हिस्सा है कि पब्लिक निकल ही ना पाए। आज इस बारे में मेरे एक मित्र हैं, वो एक लोकतंत्र के बड़े सजग प्रहरी हैं, उन्होंने इतने आहत है और वो इंदौर के ही रहने वाले हैं, नीलेश शेवगांवकर उनका नाम है। उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा और उन्होंने क्या लिखा, आप सब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सभी दर्शकों को चाहिए कि एक एक शब्द को ध्यान से सुने और जो वो कह रहे हैं वो ही करना है हमें सबको। उन्होंने लिखा, नीलेश शेवगांवकर कहते हैं, मैं बहुत आहत हूं मीनू जी, आज हो सके तो मेरा ये संदेश अपने दर्शकों तक पहुंचा दीजिएगा। 17 साल पुराने एक मारपीट के मामूली से केस में 2 दिन पहले धाराएं बढ़ाकर 307 यानी हत्या के प्रयास की कर दी गई और कांग्रेस प्रत्याशी को अपना नाम वापस लेना पड़ा। आप सोच लो कि निरंकुश सत्ता कैसे आप पर दबाव बना रही है। यह एक पार्टी के प्रत्याशी का हाल है तो आपका क्या होगा? अपने आप से सवाल कीजिए कि आपको सत्ता का संरक्षण चाहिए या सत्ता का अत्याचार? पिछले 10 साल में 17 लाख से अधिक भारतीय विदेशों में जाकर बस गए, वो संपन्न थे, शिक्षित थे, चले गए। आपके पास क्या ऑप्शन है? किसी धन पशु की गाली खाने के, उसके जन्मदिन के व्हाट्सएप फॉरवर्ड करने के अलावा। हम कथित हिंदू राष्ट्र का विरोध क्यों करते हैं? क्यों संविधान का दर्जा सबसे ऊपर रखना चाहते हैं? ये सवाल कांग्रेस से नहीं है कि उनका प्रत्याशी क्यों भाग गया, ये सवाल आपसे है कि आपने कैसे धर्म में अंधे होकर सत्ता को निरंकुश होने दिया। हो सकता है
कि सूरत की तरह इंदौर में भी वोट ना हो पाए, लेकिन मैं अपने परिवार के साथ मतदान के दिन मतदान केंद्र पर जाऊंगा और काले कोयले से इनकलाब जिंदाबाद लिख कर आऊंगा। मैं नहीं हारूंगा। मैं भारत का लोकतंत्र हूं, मुझे हारने की इजाजत नहीं है। इतनी ये है लोकतंत्र में कमिटमेंट कि अगर मुझे वोट भी नहीं दिया दिए जाने का अधिकार दिया जाएगा, अगर इंदौर में मुझे वंचित किया जाएगा वोट देने के अधिकार से, मतदान के अधिकार से, तो मैं मतदान केंद्र पर जाकर कोयले से इनकलाब जिंदाबाद लिख कर आऊंगा। सत्ता जागती रहे, सत्ता इस मद में अंधी ना हो जाए कि मतदाता बिल्कुल अपाहिज होकर बैठ गया है। जो लोकतंत्र की सजग प्रहरी है वो नीलेश शेवगावकर की तरह आपके दर्शक हैं, उनमें से अधिकतर दर्शक इसी तरीके से लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं। आज जो इन्होंने किया है प्रेम जी, ये यही नहीं रुकेगी कथा। अभी 5 चरणों का चुनाव बाकी है, पता नहीं क्या क्या होगा। क्या पता एक मुश्त 150 ही कर दिए जाए इस तरह से डिस्क्वालीफाई। क्या पता 150 लोग एक साथ ही एक ही दिन में, पता चला 10 वहां से वापस ले रहे हैं अपना नामांकन, 20 वहां से ले रहे हैं, और पता चला 100 सीटें तो ऐसी ही आ गई। ये तो प्रतिक्रिया आंकी जा रही है। इन घटनाओं को जनता कैसे रिएक्ट कर रही है, प्रतिक्रियाओं से ही उनकी हिम्मत घटेगी या बढ़ेगी। अगर देश की जनता वैसे ही रिएक्ट करे जैसी आपने अभी कविता, आपने संदेश पढ़ा, ये भावना अगर पैदा होगी तब ये सरकार डरेगी, और अगर ये भावना पैदा नहीं होगी तो एक ऐसी घटनाएं, ऐसे उदाहरण और सामने आएंगे। जी मीनू जी। जी, इसीलिए जरूरी है, देखिए आप जैसे चैनल्स जो हैं वो लगातार जगाने का काम कर रहे हैं पब्लिक को, और जाग जाइए, ये आखिरी मौका है। संविधान बदल गया तो कुछ नहीं बचेगा हाथ में। जिस तरीके से आज रोज बलात्कार हो रहे हैं, नए नए तरीके से बलात्कार के नए तरीके निकाले जा रहे हैं इस सरकार के द्वारा, इस मोदी सरकार के द्वारा, तो अभी आप इंतजार करिए, जो कभी आपने कल्पना में, कभी सपने में भी नहीं आई होंगी आपको ऐसी तरकीबें। लोकतंत्र को खत्म तहस नहस करके अल्टीमेटली इसको बुलडोजर चला दिया जाएगा। बुलडोजर चलाने के लिए कुख्यात है ये सरकार, और बलात्कार तो यहाँ फसल लहरा रही है बलात्कार की, तो इन्हें लोकतंत्र का बलात्कार करने में भी कोई हर्ज नहीं है, गुरेज नहीं है, और हो रहा है। और अभी आगे आगे आप देखिएगा कि लोकतंत्र के का जिस तरीके से जनाजा निकाला जाएगा, जैसा विभत्स चित्र सामने आपके आएगा, मुझे तो खतरा है कि ये सातवें दौर का चुनाव आते आते पता नहीं कैसे कैसे मंजर दिखाई देने लगेंगे। वो कहते हैं ना कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे, वो मंजर देखने को मिलेगा प्रेम जी हमें। आज की जो घटना हुई है जी, वो तो अब इसके बाद ये लगता है कि पता नहीं क्या होने के लिए बाकी है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत भयानक खतरा इस देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर है। सभी सजग हो जाएं, बड़ी तादाद में निकले और वोट करके आए, अपना इस फांसीवाद के विरोध में वोट करें। जी जी, मैं कुछ प्रतिक्रियाएं पढ़ता हूं। भारती जी लिख रहे हैं कि संसद में लगभग 50% सांसदों पर गंभीर अपराध में आरोपित हैं। क्या जनता ऐसे लोगों को चुनती है या फिर ईवीएम से जनता पर ऐसे लोगों को वोट दिया जाता है? भारती जी, ये महत्वपूर्ण, चूंकि हमारा सिस्टम है उसमें जो उम्मीदवार जनता के पास रहते हैं उसमें से वो सिलेक्ट करते हैं, तो बेचारी जनता को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कोई मामला सामने आता है उस पर हमारा प्रशासन तंत्र कैसे रिएक्ट करता है ताकि वो घटनाएं दोबारा ना हो, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे ठीक पहले बाबली दुबे जी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि लोकतंत्र मोदी तंत्र में बदल चुका है, इसलिए जनता में हाहाकार मचा हुआ है। लोकतंत्र ही बदल रहा है, किसी और तंत्र में, जिसको मोदी तंत्र कह रहे हैं बबली जी, उसी तरीके से विनय प्रसाद जी लिख रहे हैं कि कोर्ट कचहरी सब मर गए हैं, चारों स्तंभ देश में खत्म हो चुका है, बहुत ही पीड़ा होती है, लोग ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, लगता नहीं है कि लोग अपने देश का है, अपने देश को यह नुकसान कर रहे हैं बीजेपी के लोग। लिख रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर मनमोहन सिंह दैट इट विल बी डिजास्टर इफ मोदी बिकम्स पीएम। मनमोहन सिंह की बात को याद कर रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री बनते हैं मोदी तो ये डिजास्टरस होगा, ऐसा उन्होंने कहा था। लक्ष्मी नारायण लिख रहे हैं कि आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई बीजेपी इज वरीड व्हेन इट कुड विन इजीली इन सूरत एंड इंदौर।
वो क्यों बीजेपी चिंता में है, लक्ष्मी जी का कहना है, उनका क्यों चिंता में है वो जब आसानी से जीत रहे हैं। विनय प्रसाद जी कह रहे हैं सप्ताह में आए हुए लोग पागल हो गए हैं नशे में, सत्ता में लिखना चाह रहे हैं दरअसल। इंग्लिश स्पोकन कह रहे हैं गलती कांग्रेस की है, आपने घर को जलाकर अपने घर को जला करके का बगीचा, कुछ लिखना चाह रहे हैं, बगीचा रोशनी कर रहे हैं, अपने घर का जला के दूसरे का बगीचा रोशनी कर रहे हैं, ऐसा कांग्रेस पर इल्जाम। पापू बेलम जी लिख रहे हैं जिस प्रकार देश में हवा बदल गई है लेकिन लोगों का भरोसा ईवीएम पर नहीं है, जनता तो बदलाव के लिए वोट कर रही है। वीवीपैट का मामला कोर्ट में चला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, सैनिटाइजर से पवित्र करके मशीनों को दे दी। भारती जी लिख रहे हैं कि बीजेपी इसीलिए तो संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, बिकाऊ कांग्रेस है बीजेपी वाले नहीं, ऐसा इंग्लिश स्पोकन लिख रहे हैं। वो आगे लिखते हैं कि यू टू ब्रूटस रिमेंबर जूलियस सीजर, इट इज नॉट न्यू इन पॉलिटिक्स। और इसी तरीके से वो उनकी अपनी सोच है। आई एम दैट लिख रहे हैं पीपल आर अबाउट टू कम ऑन रोड्स, भक्तों की आंखें खुल रही हैं, जो पढ़े लिखे हैं उनकी आंखें खुल रही हैं, भक्त हैं फिर भी। कुलदीप शर्मा लिख रहे हैं निर्विरोध उम्मीदवार चुनकर डंडे के जोर पर संविधान बदलेंगे। हर्षित लिख रहे हैं कि अब तो ये शक है कि अमेठी में कहीं पर्चा खारिज ना हो जाए, ये भी लिख रहे हैं। विनय प्रसाद लिख रहे हैं कि सत्ता के नशे में बीजेपी के लोग पागल हो गए हैं, अंधे हो गए हैं, इनके लिए जितना सख्त लफ्ज हो इस्तेमाल करें वह भी कम है। Indians are not French or Russians, there was no Indian revolution in the history of mankind। ये आपकी एकांगी सोच है, भारत में एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी कदम उठे हैं, उसका जिक्र चाहे जिस रूप में हो, आदिवासियों का विद्रोह हो, स्वतंत्रता संग्राम हो, सिपाही विद्रोह हो जिसको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, महाराजाओं के समय में भी प्रतिरोध हुआ, गलत का हमेशा विरोध किया गया, चाहे कोई भी आता रहे जाता रहे, सहिष्णुता भी रही, धर्म भी बचा रहा, दूसरे धर्म भी आते रहे। तो भारत उन जैसा नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं वो सारे देश भारत जैसे नहीं है, इसको पलट करके भी बोल सकते हैं। विनय प्रसाद कह रहे हैं मोदी सत्ता के लिए पागल हो गया है, शर्म आती है मुझे उनको प्रधानमंत्री मानते हुए। संजीव शर्मा लिखते हैं इस सरकार का सभी सरकारी तंत्र पर कब्जा है, इन्हें हराना मुश्किल है। जेपी सिंह साहब क्या लगता है, हार मान लिया जाए? ये सरकार के सभी तंत्र पर कब्जा है, मोदी तंत्र, लोकतंत्र अब मोदी तंत्र हो गया है, तो अब इससे लड़ा नहीं जा सकता, ऐसा मान लिया जाए? जेपी सिंह साहब बताएं। नहीं, अगर ऐसा मान ले तो सब लोग घर बैठे भी चुनाव काहे लड़ रहे हैं, बेमतलब में आप तो प्रोग्राम कर रहे हैं, क्यों माने? और फिर दूसरी बात यह है कि ठीक है ईवीएम से बेईमानी होगी या फिर से बेईमानी होगी तो एक न एक दिन जनता सड़क पर आएगी। आपको चुनाव रिगिंग करने के आरोप में जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान में ही फांसी दी गई थी। जब उधर बांग्लादेश उधर जीते थे आपके ईस्ट बंगाल में मुजीबुर रहमान, और इधर जो है ये उसमें जो है रिगिंग बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हुई थी, और उसमें जुल्फिकार अली भुट्टो जो भी उसका राजनीतिक कारण रहा हो, लेकिन कहा यही गया कि चुनाव में रिगिंग करने के कारण उनको गिरफ्तार किया गया था। तो ऐसा नहीं, पाकिस्तान भी आप ही का कभी हिस्सा था, और आधा भारत और आधा पाकिस्तान का जो है मामला राजनीतिक काफी हद तक मिलता जुलता रहता है। क्यों? क्योंकि जो कुर्सी पर बैठ जाता है उसकी आत्मा को जो है कुर्सी से चमक जाती है, वो हटना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर उस पर बैठे ही रहना चाहता है। वो प्रधानमंत्री बन गया तो प्रधानमंत्री के ही रूप में जो है वो क्या कहते हैं दिवंगत होकर जो है स्वर्ग में सीधे जाना चाहता है, वो पैदल होकर नहीं जाना चाहता। तो अब ये सब तो मानव स्वभाव है, इसको क्या करेंगे। लेकिन कर्नाटक में सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना ही नहीं है, उसका बाप पर भी आरोप है उसी तरह का बलात्कार का, वो क्लिप में वो भी है, उसके भी जो है वीडियो है HD रेवन्ना का, जो देवगौड़ा का बड़ा लड़का है, और ये उसमें बाकायदे आरोप है और गवाही भी है कि जब वो उसकी पत्नी चली जाती थी, माने प्रज्वल की मां चली जाती थी, तो जो उसका पिता है वो भी जो अपने घर में जो है महिलाओं के साथ, नौकरानियों के साथ, उनके साथ बलात्कार करता था।
ऐसा नहीं कि केवल बेटा ही है। अच्छा, इन्होंने निकाला भी है तो केवल बेटे को भी निकाला है, अभी बाप को नहीं निकाला, वो भी एमएलए है वहां जेडीएस का, एसडी रमन्ना। तो कहने का मतलब है कि ये बाप बेटा मतलब पूरा खानदानी तंत्र में घुसा हुआ है। कहा था अभी एचडी कुमारस्वामी के बारे में भी ऐसी खबर आ रही है। अब पता नहीं है जी, साहब के बारे में ना आए, हम कामना करते हैं जी। अब ठीक है, वो तो कंप्रोमाइजिंग कैंडिडेट के रूप में जो है उनके बिल्ली के भाग से छींका फूट गया था, वो प्रधानमंत्री लायक थे थोड़ी, और इसीलिए पूरा कार्यकाल भी नहीं पूरा कर पाए। जो आदमी पार्लियामेंट में सोता हो, जो कैबिनेट की बैठक में सोता हो, जो पब्लिक मीटिंग में सोता हो, ऐसे ऐसे हमारे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। राजनीतिक जो है आग्रह दुराग्रह के कारण वन मैन मुख्यमंत्री बन जाता है आपका क्या कहते हैं झारखंड में, जो बाद में कितने दिन तक जो है भ्रष्टाचार उसके में जेल रहा। तो यहाँ आपका जो है जो प्रदेश बदल है वो अभी भारत का जो है वो क्या कहते हैं गृह मंत्री है। तो ये प्रधानमंत्री जो है आसाराम जैसे लोगों के साथ मंच पे खड़े होने पर जिनको शर्म नहीं लगती, तो अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कह सकते हैं कि राजनीति किस उसमें चली गई, उसमें आपके क्या कहते हैं अंधी गली में चली गई है, आप बता। और जनता को भी जो है जब जाति में बटी हुई है तो जनता को भी सब नहीं दिखाई पड़ता। जो सबसे भ्रष्टाचारी है वो जब जेल से छूटते आता है तो अपने जाति का सम्मेलन में सबसे ऊंची जो है क्या कहते हैं सिंहासन पर उसको बैठाया जाता है कि ये पूरे जात के शिरोमणि है, क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप में, इतना लूटने के आरोप में अभी भी जेल से छूटे हैं। बलात्कारी को कहा जाता है कि ये तो कुलीन ब्राह्मण है, ये तो कभी बलात्कार कर ही नहीं सकते। इन्होंने तो उसको पवित्र किया था। बिल्किस बानो केस में जो है वहां किया गया, उनका जो माला पहना के मिठाई खिला के स्वागत हुआ। बाकी मीनू जी ने भी काफी खुल के सारी बातें बताई। तो सवाल है कि जहां इस तरह की मेंटेलिटी हो, जहां एक मुख्यमंत्री एक महिला का जो है वो क्या कहते हैं पीछा कर रहा हो, जो कि अभी पॉस्को में पीछा करना भी एक अपराध बना दिया गया, और बाकायदे इसकी सब जो है वो क्या कहते हैं गूगल बाबा पर सब मौजूद है कि किस तरह एक महिला का की लगातार जो है वहां पीछा किया गया। आपको बता रहे एक मुख्यमंत्री के द्वारा उस केस में आखिरकार ये हुआ था कि उस लड़की के पिताजी ने लिख के दिया था कि मैंने इनको कहा था सरकार को कि हमारी बेटी का पीछा कीजिए, उसके बारे में जानकारी रखिए। बाप की सहमति से ये हुआ। इस नोट पर उस केस को आसाराम भी माता पिता की सहमति से उनकी बेटियों के साथ रेप करता था। अभी भी तमाम भक्त मिल जाएंगे आसाराम के कहने वाले, तो फिर रेप नहीं हुआ। राम रहीम भी तमाम लोगों की सहमति के साथ जो है महिलाओं के साथ रेप करता था। लोग अपनी पत्नियों अपनी लड़की को उसको समर्पित करते थे, तो ये रेप नहीं हुआ, ये सेक्स स्कैंडल नहीं हुआ। ये कौन सी परिभाषा है? अगर जो है माता पिता अभी अगर जो है अपनी लड़की या अपने उसके साथ ये दुराचार करवाते हैं तो इसको वैलिडिटी मिल जाती है। बहुत जगह पता चलता था कि बाप और माँ ही मिलकर अपनी बेटी के साथ चकला चलवा रहे हैं, तो क्या बाप माँ छोड़ दिए जाते हैं क्या? अपराध है, चाहे वो उसने जो भी लिख के दिया हो, लिख के देने से अपराध खत्म थोड़ी हो जाता। बहुत सही सवाल उठा रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि मैंने जो प्रश्न रखा वो प्रश्न यही था कि एक ये जो नाबालिग बच्ची तो है नहीं, बालिग बच्ची है जिसका पीछा किया जा रहा है, तो माँ बाप की मर्जी से उसका पीछा किया जाएगा क्या? बताइए उसके ऊपर कितना दबाव डाला गया होगा। इनका जो उस टाइम तक लोगों को ये विश्वास नहीं था कि इतने चालबाज लोग हैं, ये इतने कुटिल चाल षड्यंत्रकारी हैं। आज पता चलता है कि कितना दबाव उसके पिता के ऊपर डाला गया है। भारतीय न्याय व्यवस्था में एक हैबियस कार्पस का भी प्रावधान है। उस हैबियस कार्पस में अगर मामला कोर्ट के सामने जाता है तो वो पूछता है महिला से कि आप बालिग हो, और बालिग होने का सब उसके पास मतलब वो है कि हाँ बालिग है, तो उसके बाद वो माँ बाप के लिए नहीं, उसके स्वतंत्रता होती है कि वो अपने मन से जिसके साथ जाना चाहे, स्वतंत्र रहना चाहे, वो स्वतंत्र रह सकती है, किसी की कोई जरखरीद गुलाम नहीं है। दूसरी बात, वो जो रात में जो छापा पड़ा था जिसका आपने उल्लेख किया था, उसमें एक कानूनी पॉइंट भी है। वो पहली बार जो है उस देश में स्टैब्लिश हुआ उस आदेश में कि नींद का अधिकार रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक आपका फंडामेंटल राइट है। उस नींद के अधिकार में कोई खलल नहीं डाल सकता, और उसी नींद के ही अधिकार के तहत 10 बजे रात के बाद सुप्रीम कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाया है, जिसका कतई पालन नहीं होता, और धार्मिक मामलों में तो बिल्कुल नहीं होता। हर दिन जो है पूरा होली के बाद प्रयागराज में हर मोहल्ले में भगवती जागरण रात भर बड़े बड़े टम्पट लगा के किए जाते हैं, और पुलिस उसमें आके आरती करती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दिन दहाड़े धज्जियां उड़ाई जाती है।
वो सोने का अधिकार है। आपको कार्रवाई करनी थी तो दिन में करनी थी, आपने मतलब रात में क्यों किया? उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने कार्रवाई क्यों किया। वो तो उतने में भी बाबा रामदेव इतना डर गया कि सलवार समीज पहन के भागा महिलाओं की तरह आपके पास। जी, हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि उस मुख्यमंत्री का नाम बताने में हिचक क्यों है? आपको समझने में दिक्कत हो रही है, नाम बताने में हिचक नहीं है। सब लोग यहाँ खुल के बोल रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आज के प्रधानमंत्री, और वो गुजरात के गृह मंत्री थे तब आज के गृह मंत्री, जब दोनों ने एक लड़की का पीछा किया था। सुरेंद्र दुबे सर, आपके पास आता हूं। इस पूरी खबर को थोड़ा एक रोचक अंदाज में खत्म कीजिए ताकि एक प्रेरणा मिले लोगों को कि ये जो पूरा वाकया हो रहा है, सरकार शामिल है इन चीजों में, संरक्षण दे रही है बलात्कारियों की, यौन शोषण करने वालों की, लोकतंत्र को, जनता के अधिकारों को कुचला जा रहा है, जबरदस्ती चुनाव ना हो, निर्विरोध लोग चुने जाएं, ऐसी व्यवस्था की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, बात क्या है कि जनता को जिस ढंग से प्रतिक्रिया करनी चाहिए नहीं हो रही है। जनता भूखी है, परेशान है, अपमानित हो रही है, उसके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, उसके बाद बच्चे बेटियां कहीं बलात्कार न हो जाए इस आशंका से जी रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जनता को जो प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आप देखिए, मजाक है, छोटे छोटे मुल्क में इस ढंग की घटनाएं नहीं हो पाती, जनता सड़क पर निकल आती। इतने बड़े मुल्क की चेतना को निस्तेज कर दिया है इस शासन ने। और जो लोग हैं, कोई बताता कि सब विपक्ष अपना काम नहीं कर रहा है। तो विपक्ष भी आपका ही एक पक्ष है ना, वो जनता में पक्ष भी है, विपक्ष भी। तो अल्टीमेट ताकत तो आपके पास है। या तो आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई ताकत नहीं है, लोकतंत्र एक मखौल है, हमको पुलिस के डंडे से हड़काया जाएगा, हम उसी ढंग से काम करेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि इट इज ए डेमोक्रेसी ऑफ द पीपुल्स, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, देन पीपुल हैव टू एक्ट। इस बात का एक पूरा अभाव लगातार चल रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया का जमाना है, चीजें आ रही सामने, लगातार आ रही है और अब खुल के आ रही है। मतलब आप ये देखिए कि जब जो मोदी मीडिया है, टीवी वाला स्पेशली, वो कुछ नहीं दिखाता, सब ब्लैकआउट करता है। इसके बावजूद सारी खबरें हैं, क्योंकि सोशल मीडिया ने आपको पूरी फ्रीडम दे रखी। तो इसका मतलब क्या हो कि जनता के सामने पहले से बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उपलब्ध है। अब जनता ये नहीं कह सकती कि हम क्या करें। हाँ, इसके बाद भी अगर जनता ये चाहती है कि सब काम नेता करे, तो फिर नेता को जो करना कर रहा है, इसीलिए क्रिमिनल्स नेता बन रहे हैं, इसीलिए बलात्कारी नेता बन रहे हैं, इसीलिए जो नेता बनता है करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार को आता, क्योंकि उसको मालूम कि इस पब्लिक को कुछ नहीं करना है। इसको हमें किसी से वोट दे देना, वो हम इनको बेवकूफ बना के ले लेंगे, पैसे दे के ले लेंगे, या ये बता देंगे कि भाई राजा महाराजाओं की बात करते, औरंगजेब की बात नहीं करते हो। पता नहीं औरंगजेब कहाँ से आ गया। मैंने तो एक डिबेट में कहा कि औरंगजेब क्या मतलब कांग्रेस पार्टी की मेंबर है, जो कांग्रेस वालों से कह रहे हो कि उसकी बात क्यों नहीं करते हो। और औरंगजेब 800 साल मुसलमानों ने इस देश पर राज किया, उसकी आप बात नहीं करते। अरे भाई, शासन है, उसको भी हम, उसकी भी हम निंदा करते हैं, अंग्रेज आए उसकी भी निंदा करते हैं। और सिर्फ हम लोगों ने अपनी जागरूकता का परिचय नहीं दिया, हम इकट्ठा नहीं हुए, इसीलिए तो पिछले 1000 साल से हम लगातार गुलाम रहे। अब हम फिर गुलाम हो जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये डेमोक्रेसी जाएगी तो फिर जो भी तंत्र आएगा वो आपको गुलाम ही बनाएगा, वो किसी भी नाम से आएगा। चाहे चाइना के जो कंट्री है, चीन और रूस जो कम्युनिस्ट कंट्री, चाहे उस नाम पर कोई तंत्र आ जाए, वो भी आपको गुलाम बनाएगा। या कि सीधे आपको डिक्टेटरशिप वाला कोई तंत्र आ जाए,
क्योंकि जो सर फिलहाल तो हम अपने ही देश में काली चमड़ी वालों के ही गुलाम हो रहे हैं, पहले गोरी चमड़ी हाँ वालों के ये थे। नहीं कह नहीं, मैं ये नहीं कहूँ उनके गुलाम हो जाए, देश से आज मैं कह रहा क्या हूँ उसी जरूरत तरह का कोई तंत्र आ जाएगा यहाँ ना। जब जी अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो कोई एक तंत्र होगा, डिक्टेटरशिप होगी, या कोई नया फार्मूला आएगा, जैसा कहा जा रहा है कि एक देश एक निशान एक विधान। लोग समझे ही नहीं, सोचा है कोई बड़ी बड़ी बात हो रही है। ये तो अब 10 साल बाद लोग समझ में आ रहा है कि अच्छा एक देश एक विधान मतलब हम संविधान नया बना देंगे या नागपुर वाला लागू कर देंगे। एक निशान तो एक निशान कमल का रहेगा, ईवीएम भी रहेगी। आप कहेंगे कि नहीं ईवीएम के बैलेट पेपर बना देंगे, उसमें हर निशान के आगे कमल का ही निशान बना होगा कि जिसको आप चाहिए उस कमल पर निशान लगा दीजिए। हमने तमाम कमल इस क्या कहते हैं तालाब में खिला दिए। एक भयावह स्थिति है और जनता नहीं समझ रही, और हम इसमें मूर्खों को बहुत न कहें। जो पढ़े लिखे मूर्ख हैं वो इस समस्या की जड़ है, क्योंकि वो अन्य 20 मूर्खों को समझा लेते हैं कि नहीं नहीं यार मोदी बहुत जरूरी है। अरे क्या है यार, दो जगह अगर हमने बेईमानी जीत गए और नहीं तो राहुल गांधी आ जाएंगे तो वो मुसलमान हम लोगों को मार जूते बाहर निकाल देंगे। तो ऐसा नहीं कि मुसलमान इस देश में आतंकित है, आतंकित तो एक्चुअली हिंदू है, हिंदुओं को किया जा रहा है कि अगर तुम लोगों ने इनकी तरफदारी करने की कोशिश की तो फिर समझ लो हम क्या करेंगे। तो आतंकित हम हिंदू ज्यादा है। एक अजीब सी स्थिति है, लेकिन हम समझते हैं कि जब बहुत आज अंधेरा होता है जी तभी एक उजाले की किरणें फूटती हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जी जी बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि उजाले की किरणें फूटेंगी जब घना अंधेरा होगा। और घना अंधेरा और कितना घना होगा, चुनाव का वक्त है, उजाला जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो इस चुनाव को अपने हिसाब से डिक्टेट कर सकती है। 2 चरणों के चुनाव में जनता ने अपना जज्बा दिखलाया है। हम यकीन रखते हैं कि जनता को सारी बातें स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही हैं, क्योंकि ये सीधे एक राजनीतिक दल को सत्ता से हटाने और किसी को लाने का चुनाव नहीं है। ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है। गलत करने वालों को गलत करते रहने देने या फिर उस पर अंकुश लगाने का चुनाव है। ये बात, इसी नोट पर आज की चर्चा को विराम देने का वक्त। आप सबका बहुत बहुत आभार। जेपी सिंह साहब आपका बहुत आभार। मीनू जैन जी, सुरेंद्र सर, सब आपका बहुत बहुत आभार। आप तमाम दर्शकों का भी, जिन्होंने लगातार अपनी प्रतिक्रियाओं से हमारी चर्चा को समृद्ध किया। हमारे YouTube चैनल @प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि हमारी चर्चा सार्थक तरीके से आगे भी जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। जी।